जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस लाइव सेशन पे। दोस्तों, आज अपनी ये जो क्लास है शुरुआत करने वाले हैं हम आज के अपने इस लेक्चर की। भाई सभी भाई जो भी अपने से जुड़ चुके हैं सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे भाइयों का। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है साथियों। सभी भाई एक बार लाइक शेयर कर दो और सभी भाई जुड़ जाओ। दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटी सी बात पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि भाइयों अपनी जो मैं क्या है कि दीपावली के कारण गांव आ गया हूं। तो अब जो आपको दीपावली से अगले दिन तक यानी कि मंगलवार तक ये जो क्लास है ये लाइव प्राइमर मिलेगी आपको। दोस्तों, लाइव प्रीमियर पर देखनी पड़ेगी आपको। ये आपको लाइव की तरह ही क्लास मिलेगी। दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं ले रही। फर्क इतना सा रहेगा कि मैं आपको बोल करके मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बाकी क्लास उसी रूप में चलेंगी जिस रूप में पहले से चल रही थी। मंगलवार को मैं गांव से वापस कुचामन आ जाऊंगा। तो दोस्तों फिर निरंतर हम पहले की तरह लाइव क्लास लेते रहेंगे और आप लोग सभी भाई इस चीज का फायदा उठाएं। जो भी चीज मैं यहाँ कराता हूँ सारी की सारी आपके काम की चीजें हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज के अपनी इस लाइव सेशन की। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों लिखा हुआ है 59312 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए क्या होता है। दोस्तों, आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, आपके काम में आएंगी, आपके एग्जाम में आएंगी। जो भी मैं आपके लिए यहाँ लेके आता हूँ चीजें सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसमें और कहीं से नहीं अपने जो क्लास में हम जो चीजें पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आए थे। तो मेरे भाई आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां से मैं जो सवाल कराता हूं डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10-15 दिन बाद फिर से एग्जाम है, आप उस क्लास में भी देखिएगा कि आपको वही चीजें यहाँ पे मिलेंगी जो एग्जाम में आती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। लिखा हुआ है दोस्तों कि भाई 59312 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। दोस्तों, किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर आपने निकालना है तो उस अंक को लिखिए जिसका स्थानीय मान पूछा है और उसके बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें 312 की, 312 में 3 का जो स्थानीय मान है वो सैकड़े के स्थान पे है। या फिर आप ऐसे याद रखें कि भाई जो भी आपने स्थानीय मान पूछा गया है, जो भी आपको स्थानीय मान दिया गया है, आप उसको उठा के लिख लीजिए। उसके बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो लगा देनी है। तो दोस्तों 3 का जो स्थानीय मान आएगा वो 300 आ जाएगा। अगर मेरे से 9 का पूछता तो मैं 9000 बोलता। अगर मेरे से 5 का पूछता तो मैं 50,000 बोलता। अगर मेरे से 1 का पूछता तो मैं 10 बोलता। 2 का 2 रहता दोस्तों। तो ऐसे आप स्थानीय मान निकाल सकते हो संख्याओं के। दोस्तों, अगर हम बात करें जातीय मान की तो किसी भी संख्या का जातीय मान वो अंक खुद होता है। चाहे 3 की बात करें, चाहे 9 की, चाहे 5 की। 5 का जातीय मान 5 है, 9 का 9 है, 3 का 3 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है। तो दोस्तों कहता है कि 300 और 3 का अंतर बताइए। तो दोस्तों 300 और 3 में बताइए कितने का अंतर है। तो मेरे भाई 300 और 3 में अंतर है 297 का। दोस्तों, ये जो क्लास है ये एक लाइव प्राइमर क्लास है, प्रीमियर क्लास है। दोस्तों, आपको जो लाइव क्लास पहले की तरह मिलेंगी वो मेरे भाई दीपावली के बाद मंगलवार से कंटिन्यू मिलेंगी। ये लाइव की तरह ही क्लास चलेगी, बस इसमें फर्क इतना सा रहेगा कि मैं आपको कमेंट पढ़ के रिप्लाई के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको मैं रिप्लाई करता रहूंगा। लेकिन मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं आपके मैसेज पढ़ के जवाब नहीं दे पाऊंगा, लिख के जवाब दे पाऊंगा, बोल के जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये लाइव सेशन की तरह ही आप इस क्लास का मजा लेंगे। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये लाइव क्लास नहीं है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 25,600। यदि इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया जाए तो भाई इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमने बताना है। चलिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप इस सवाल का आंसर क्या है। आपके लिए
5-7-10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों के आंसर आ चुके हैं बिल्कुल अच्छी बात है, जिन भाइयों के आंसर नहीं आए हैं मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं, जब भी हम किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो मेरे भाई जो क्रय मूल्य दे रखा होता है वो लिखते हैं, जितने लाभ पर वस्तु बेची जाती है 100 में जोड़ के और बटा 100 लिख देते हैं। दोस्तों 25 से 5 बार में काट देंगे, 25 से 4 बार में काट देंगे, 4 से 6 बार में 24, 4 चौक 16 दोस्तों ये आ जाएगा। 64 का 5 गुना 320 होता है, डबल जीरो लगा देंगे तो मेरे भाई विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 32,000। इस सवाल का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 32,000। दोस्तों उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। जब भी हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने में वस्तु खरीदी गई है वो जितने लाभ पर बेची जाएगी 100 में जोड़ के और बटे 100 कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ आई होगी आपको ये बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक बार आप पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन मैं करा देता हूं। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन मैं कराता हूं, आप बात को सुनने का प्रयास करें। लिखा हुआ है कि एक कार्यालय में 108 मेज हैं और 132 कुर्सी हैं। यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाती हैं तो उस कार्यालय में प्रत्येक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कुछ कुर्सी टूट जाए तो बाद में जो बचेंगी उनमें अगर एक कुर्सी पे एक आदमी बैठता है तो कितने आदमी काम कर पाएंगे, ये अपने से पूछा है। दोस्तों कार्यालय में मेजों की जो संख्या है वो 108 है। कार्यालय में जो मेजों की संख्या है वो मेरे भाई मेजों की संख्या अपने को 108 बताई गई है। कहता है कि भाई 108 मेज में से ना 1/6 भाग टूट जाती है। तो दोस्तों 1/6 भाग अगर टूट जाती है ना, तो अगर हम 108 का 1/6 करें 6 से 1 बार 6 से 8 बार, तो दोस्तों इसका मतलब 18 मेज टूट जाती है। अगर बात करें दोस्तों कुर्सियों की, अगर हम कुर्सियों की बात करें तो कुर्सियों की संख्या पहले 132 है, 1/4 भाग टूट जाती है दोस्तों। 4 तिया 12, 4 तिया 12, इसका मतलब मेरे भाई यहां से 18 तो मेज टूट जाती हैं और 33 कुर्सी टूट जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से 18 और 33 अगर दोस्तों ये टूट जाएंगी तो इसका मतलब 8 और 3 11, 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 1 5, 33 और 18 टोटल दोस्तों 51 मेज कुर्सियां टूट जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहले दोस्तों कितनी कुर्सी थी, आप बोलेंगे सर पहले कुर्सी थी 132। दोस्तों मेज कुर्सी मिला के टूटी हैं 51, लेकिन लिखा हुआ है कि प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार दोस्तों आदमी को ना मेज भी मिलेगी कुर्सी भी मिलेगी, तो दोनों चीजें मिलेंगी आदमी को। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि भाई दोनों में जितनी कॉमन वैल्यू होगी ना, जो छोटी संख्या रहेगी वही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां से एक छोटी सी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाई 108 तो मेज हैं और 132 कुर्सी हैं। 108 मेज में से अगर हम 18 मेज को निकाल दें तो अपने पास मेजों की संख्या 90 बचेगी। अगर हम यहां से कुर्सियों की संख्या 33 निकाल दें तो दोस्तों अपने पास 99 कुर्सी बचेंगी। तो अब आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, प्रश्न के अनुसार ये कहता है कि एक आदमी को ना एक मेज और एक कुर्सी दोनों मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मान लो मेजों की संख्या है 90, तो दोस्तों देखो 9 कुर्सी एक्स्ट्रा है, लेकिन 9 कुर्सी वालों को मेज तो मिलेंगी नहीं। इसका मतलब ये निकलेगा जो छोटी संख्या है ना मेज और कुर्सी में वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का दोस्तों आंसर आ जाएगा 90। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों देखो है इसमें कुछ भी नहीं, 108 मेज हैं, 1/6 टूट जाती हैं तो 18 टूट जाती हैं। 132 कुर्सी हैं, 1/4 टूट जाती हैं तो 33 टूट जाती हैं। मेरे भाई 108 में से 18 मेज टूट जाएंगी तो बचेंगी 90, 33 कुर्सी टूट जाएंगी तो बचेंगी 99।
प्रश्न कहता है तो प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार, दोस्तों हर एक आदमी को मेज और कुर्सी दोनों मिलनी चाहिए। तो दोस्तों 90 ही पेयर बनेंगे मेज और कुर्सी के, जो प्रत्येक आदमी को मिल सकते हैं। तो ऐसे सवाल के आंसर जो होंगे वो दोस्तों छोटी जो संख्या होगी उसको आप आंसर बोल सकते हो। इस सवाल का दोस्तों हम आंसर देंगे 90। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल चलिए जल्दी से आप बताइए क्या आंसर रहने वाला है। जो भी भाई मेरे से लेट जुड़े हैं उनको मैं एक बार को बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो है एक लाइव प्राइमर क्लास है, प्रीमियर क्लास है। लाइव प्रीमियर क्लास में दोस्तों मैं आपके कमेंट पढ़ के मैसेज के थ्रू रिप्लाई दूंगा। जो भी डागर कॉन्सेप्ट की आईडी से मैसेज आएगा वो मैसेज मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा। तो मेरे भाई जितने भी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझे कि ये क्लास तो लाइव ही है, लेकिन सर आपको मैसेज का रिप्लाई लिख के देंगे, बोल के नहीं देंगे। समझ पाओगे दोस्तों? चलिए ध्यान से सुनिएगा। 500 रुपए 5% की दर से कितने वर्षों में 600 रुपए हो जाएंगे? दोस्तों 600 रुपए की राशि हो जाएगी जो 500 रुपए की थी वो, तो इसका मतलब उसमें ब्याज मिलेगा 200। दोस्तों साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं ना, ब्याज मिलेगा 100। जब भी हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने का तरीका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन दर समय की बटे 100 कर दे गुणा करके तो अपने पास ब्याज आ जाएगा। ब्याज की राशि है मेरे भाई 100, मूलधन की राशि है मेरे भाई 500। दर हम यहां से निकालना चाहते हैं, दर अपने को दे रखी है 5%, समय हमने निकालना है 5, हम दर लिख देंगे, टाइम हमें निकालना है और 100 का भाग लगा देंगे। दोस्तों ये जीरो कट जाएंगी, 5 से काट देंगे 20 बार, 5 से काट देंगे 4 बार। जिस ऑप्शन में 4 वर्ष लिखा हुआ है वही आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब भी आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए ये तरीका ठीक है कि आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद रखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उससे आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ पाए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए भाई। देखते हैं सबसे पहले कौन भाई आंसर देने वाला है। लिखा हुआ है दोस्तों कि भाई जो जीरो है ना, जीरो वो कैसी संख्या है? क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? क्या जीरो एक अभाज्य संख्या, जीरो एक पूर्ण संख्या है या जीरो एक रूढ़ संख्या है या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर रहने वाला है जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्राकृत संख्याओं की जो शुरुआत होती है ना वो शुरुआत होती है 1 से, लेकिन अगर हम बात करें ना पूर्ण संख्याओं की तो उनकी शुरुआत होती है 0 से। तो इसका मतलब दोस्तों आप इस जीरो को ना एक पूर्ण संख्या कह सकते हो, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृत संख्याएं होती है ना उन्हीं में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो प्राकृत का नाम बदल के ही पूर्ण संख्या हो जाता है। तो दोस्तों यहां से हमने कुछ नहीं करना था, यहां से बस इतनी सी बात का अपने को पता होना चाहिए था कि पूर्ण संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, 0 से होती है। तो आप कह पाएंगे कि भाई जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या है। यानी कि इस सवाल का जिस भी भाई ने बी आंसर सोच लिया बिल्कुल राइट जवाब था दोस्तों, बिल्कुल राइट जवाब था। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन भाई इसका आंसर देता है। जिस भाई को देखते हैं किस किस का आंसर आने वाला है। ए ने भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपए था 10% और 15% के क्रमिक छूटों पे खरीदी, उसने उसके 105 रुपए परिवहन पे खर्च कर दिए और 3200 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये बात मेरे से पूछी गई है। तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब आप लिखना बंद कीजिए, कमेंट करना बंद कीजिए। अच्छा सवाल है, काम का सवाल है, कुछ स्टेप्स चलने पड़ेंगे अपने को ये सवाल सोल्व करने के लिए, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। अंकित मूल्य है मेज का 3000 रुपए, अंकित मूल्य है मेज का 3000 रुपए। कहता कि 2 डिस्काउंट पे खरीदा गया। दोस्तों जब भी हमें अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम एक छोटा सा काम करते हैं मेरे भाई, जो अंकित मूल्य होता है वो लिखते हैं, जितने का डिस्काउंट दिया जाता है 100 से घटा के बटे 100 कर देते हैं। जितने का डिस्काउंट दिया जाता है 100 से घटा के बटे 100 कर देते हैं। दोस्तों यहां से अगर हम इसको 100 से घटा के बटे 100 कर दें तो आप पाएंगे 3 और एक 4 जीरो से, तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी,
4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होने के बाद 9 की 3 में आप गुणा करेंगे तो ये 27 बनेगा। 85 की गुणा करेंगे तो दोस्तों 7 गुणा 5 35, 7 गुणा 8 56 और 3 59। दोस्तों यहां से ये आ जाएगा। अगर हम 85 का डबल कर दें तो मेरे भाई ये 170 बन जाएगा। 5 9 7 और 5 12 और दोस्तों ये 2 बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों उसने 3000 रुपए की जो सामान थी, 3000 रुपए की जो मेज थी, वो 2295 रुपए में खरीद ली। दोस्तों उस आदमी ने क्या किया कि ये जो 3000 रुपए का सामान था ये 2295 रुपए में खरीद लिया। फिर कहता है कि मेरे भाई उसने 105 रुपए ना परिवहन पे खर्च कर दिए। भाई साहब 95 रुपए तो जेब से लगाए वहां पे खरीदते टाइम, और 105 रुपए और खर्च दिए। तो दोस्तों 5 और 5 10, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब उसने उसके जेब से रुपए लगा दिए 2400। दोस्तों अब 2400 रुपए का तो उसने खर्चा कर दिया। कहता है कि भाई 2400 रुपए जब उसने जेब से खर्चे ना, तो उसने 3200 रुपए में उस मैच को बेच दिया। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे को बताइएगा उसने मैच के जेब से कितने लगाए। आप बोलेंगे सर 2400। भाई बेच कितने में दिया? आप बोलेंगे सर 3200 में। तो भाई फायदा कितने का हुआ? 800 का। दोस्तों 800 का फायदा कितने पे हुआ? आप बोलेंगे सर 2400 पर। प्रतिशत के लिए मेरे भाई गुणा 100 कर देंगे, जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 से 3 बार में कट जाएगा। जब हम 100 में 3 का भाग करेंगे तो दोस्तों यहां से अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा 33C/3। जिन भी भाइयों ने इस सवाल का आंसर सी दिया था बिल्कुल राइट जवाब था दोस्तों, बिल्कुल राइट जवाब था। मेरे भाई जो भी मेरे भाई मेरे से थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, मैं उन सभी भाइयों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि मेरे भाई ये लाइव प्रीमियर क्लास है दोस्तों। इस क्लास में मैं आपके मैसेज के रिप्लाई बोल के नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मैसेज का रिप्लाई लिख के कर रहा हूं। डागर कॉन्सेप्ट के नाम से जो भी आईडी है उसी आईडी को मैं ही संभाल रहा हूं दोस्तों। दीपावली के कारण मैं गांव आ गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आप सभी मेरे भाई ऐसे ही मेहनत करते रहें, आप ऐसे ही पढ़ते रहें। तो दोस्तों मैंने भी थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जो डेली आपको उसी टाइम पे मिलती रहेंगी जो आपकी रेगुलर क्लास है। सोमवार को दीपावली है, मंगलवार को मैं आप वापस आप आके आपसे लाइव रूबरू होऊंगा दोस्तों। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 80 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? मेरे भाई समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। दोस्तों यहां पे एक कोण का मान 80 दिया गया है, तीसरा कोण मेरे से पूछा है, तो भाई इसका मतलब तीसरा कोण आ जाएगा दोस्तों 10 डिग्री का। जिन भाइयों ने 10 डिग्री सोच लिया बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157,464 का घनमूल बताना है दोस्तों। इसका घनमूल क्या है? दोस्तों मैंने आपको एक दिन घनमूल निकालना सिखाया था, ऐसा सवाल एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। देखना आप ध्यान से, क्या शानदार ट्रिक है घनमूल निकालने की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है दोस्तों 157 और 464 का हमने घनमूल बताना है। 464 का हमने घनमूल बताना है। मेरे भाई जब भी हम घनमूल निकालेंगे, जब भी हम किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे, सबसे पहले उसके इकाई अंक को देखेंगे। मेरे भाई 4 के लिए 4 आता है, 4 के लिए 4 आता है। उसके बाद आप 2 अंकों को काट दीजिए। ये जो संख्या बचेगी दोस्तों, ये जिस भी संख्या के घन के बीच में आएगी हमेशा छोटी को लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों फिर से सुनिए क्या किया, इकाई अंक देखना है, 2 अंकों को काटना है, बचे हुए नंबर को देखना किस किस के घन के बीच में आया, छोटी संख्या को लिखना है, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का मेरे भाई आंसर आएगा 54। जिन भाइयों ने आंसर निकाल लिया था बिल्कुल राइट जवाब था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सिंपल सी श्रेणी है, इसको पूरा करना है। एक बार मैं पानी पीता हूं, इतने आप कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। देखो यहां से आप पाओगे दोस्तों ये 1308 है तो -5 है, ये भी -5 है दोस्तों, ये भी -5 है। तो दोस्तों आप यहां पे भी -5 कीजिए,
-2 और -5 दोस्तों यहां से आ जाएगा -7। तो जिन भी भाइयों ने -7 सोच लिया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इस सवाल का आंसर आ जाएगा -7। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उन प्रथम 6 विषम एवं विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य है। दोस्तों 7 के मल्टीपल का हमने प्रथम 6 का औसत बताना है, लेकिन सवाल की कंडीशन यह है कि संख्या ना 7 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, संख्या में 7 का भाग तो जाना ही जाना चाहिए। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए क्या है। देखो विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन दोस्तों ऐसी संख्या भी होनी चाहिए जो 7 से भाग हो। तो 7 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी मेरे भाई 7। 14 हम लेंगे नहीं, अगली लेंगे 21, अगली हम लेंगे नहीं, अगली लेंगे दोस्तों 35, 35 के बाद 42 लेंगे नहीं, अगली लेंगे दोस्तों 49, अगली लेंगे नहीं, अगली लेंगे दोस्तों 7 से 7 बार में 49, 9 बार में 63, 70 लेंगे नहीं दोस्तों, अगली लेंगे 77। दोस्तों कुल मिला के हमने इन संख्याओं का औसत बताना था। अब आप एक छोटी सी बात सुनिएगा दोस्तों, इनमें ना 14 का गैप आ जाएगा। 7 से संख्या 21 हो जाएगी, गैप 14 का है, यहां पे भी गैप 14 का है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो मेरे भाई जब संख्याओं के बीच का गैप सेम होता है ना, तो हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7 77 को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो दोस्तों 84/2 इस सवाल का राइट आंसर निकल के आ जाएगा 42। जिन भी भाइयों ने इस सवाल का आंसर 42 सोच लिया था बिल्कुल ठीक था। दोस्तों आपके लेवल के हिसाब से ये अच्छा सवाल है, आपको देखते ही एक बार में सवाल आप नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। कहता है कि भाई एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म पर एक बिजली के खंबे को, एक रेलगाड़ी है एक प्लेटफॉर्म पर एक बिजली के खंबे को 7 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन दोस्तों वो पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर जाती है। यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए दोस्तों क्या है। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं बड़ा जानदार शानदार तरीका आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंबे को आदमी को पार करती है तो दोस्तों वो अपनी खुद की लंबाई पार करती है, लेकिन आप देखिए रेलगाड़ी ने खुद को पार किया है 7 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार किया है 28 सेकंड में। अच्छा आप मेरे को यह बताइए दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। आप बोलेंगे सर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 30 है। अब आप मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को खंबे को पोल को पार करेगी ना, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को ही पार करेगी। जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पुल को सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस उसकी लंबाई जिसको भी पार किया है दोनों की लंबाई ऐड हो जाएंगी। दोस्तों खुद को तो पार करने में लिए 7 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए 28 सेकंड। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात को। 28 सेकंड में जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपने आप को भी पार करती है और दोस्तों प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, और खंबे को पार करती है तो केवल खुद को पार करती है। तो 28 सेकंड में अपने को पता है कि खुद को पार करने में लिया गया टाइम 7 था, तो अगर मैं 28 में से 7 को निकाल दूं तो दोस्तों 21 सेकंड जो टाइम बचेगा ना वो केवल और केवल दोस्तों प्लेटफॉर्म के लिए बचेगा। इसका मतलब 390 मीटर की जो दूरी है उसमें अगर हम 21 का डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों यहां से अपने पास जो निकल के आएगा ना रिजल्ट, अगर यहां से दोस्तों हम डिवाइड कर देंगे तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अपने पास रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। लेकिन चाल नहीं चाहिए, लंबाई चाहिए। अच्छा बताना एक बार बिजली के खंबे को कितनी देर में पार किया था। आप बोलेंगे सर 7 सेकंड में, तो मेरे भाई 7 से गुणा करो, 7 से काट देंगे 3 बार, 3 से काटेंगे डायरेक्ट पता चल जाएगा मेरे भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 103 मीटर है। उम्मीद है दोस्तों आप ये बात समझ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला छोटा सा सवाल है भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम बताना है। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 4 का डबल 8 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, 3 गुना कर देंगे 12, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। दोस्तों छोटा सा फॉर्मूला होता है, बार बार अपने सामने आता रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के, ए माइनस बी के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% क्या है। मैं करा देता हूं भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। 40% की जो वैल्यू है दोस्तों वो अपने को प्रश्न में बताई गई है 20। कहता है कि आप ये बता दीजिए कि भाई 25% की वैल्यू क्या है। अब आप दोस्तों एक मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बगैर कुछ किए हम इसका आंसर बता देंगे। दोस्तों ये 40 है तो ये कितना है 20। देखिए ये 20 है तो ये कितना है 40, ये 40 है तो ये 20 है। दोस्तों ये जो 20 है ना, ये इस 40 का आधा है। तो आप बताइए 25 का आधा कितना होता है। आप बोलेंगे सर 25 का आधा तो 12.5 होता है। तो दोस्तों यही आंसर आ जाएगा, बगैर कुछ किए इसका आंसर आ गया मेरे भाई। देखो 40% 20 है तो 25% 12.5 नहीं होगा का। अरे 20 जो होता है ना 40 का आधा होता है, तो 25 का आधा कितना होगा 12.5। डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल है आज की क्लास का अपना। दो नल एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों एक नल भर सकता है टंकी को 20 मिनट में, दूसरा भर सकता है 30 मिनट में। ऐसे में दोस्तों दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 का भाग कर दें तो 3, 30 का भाग कर दें तो 2। दोस्तों 60 टंकी को भरना है। ए नल भरेगा 1 मिनट में 3, बी भरेगा 2, 5 का भाग लगा देंगे तो दोस्तों पता चलेगा कि जो पूरी टंकी है वो 12 मिनट में भरी जाएगी। पूरी टंकी भरी जाएगी दोस्तों 12 मिनट में। जिस भी भाई का आंसर 12 आया था वो बिल्कुल ठीक था। चलिए दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ आप अपना प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं मेरे भाई, ये जो क्लास थी ये एक लाइव क्लास नहीं थी, लाइव प्रीमियर क्लास थी। दोस्तों इसमें आपको लाइव क्लास का आनंद मिलेगा। बस फर्क इतना सा है कि मैं आपके मैसेज डायरेक्ट बोल के नहीं बता पाऊंगा, रिप्लाई मैं लिख के कर पाऊंगा। तो दोस्तों आप इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचे कि ये लाइव क्लास नहीं थी। दोस्तों ये लाइव क्लास ही है एक तरह से। तो मेरे भाई आप पढ़ते रहिए। दोस्तों दीपावली का टाइम था, मेरे को गांव आना था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि भाई गांव आए त्योहार के ऊपर। साल में एक त्योहार आता है अपना दीपावली का, भारतीय मतलब हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है ये। तो दोस्तों इस पे गांव आना जरूरी था। तो मेरे भाई यहाँ पे अभी क्या है कि दीपावली के कारण आपकी जो क्लासें हैं अगली 3-4 क्लासें जो भी आपको मिलेंगी वो लाइव प्राइम नहीं मिलेंगी। दोस्तों मंगलवार को मैं वापस आ जाऊंगा और अपनी क्लास पहले की तरह निरंतर चलेंगी। आप अपना प्यार हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें। चलिए दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे हम अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।